अभी स्टार्ट हुआ है। देखिए भाई, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षक। जहां बात की कक्षक की, तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या बताओगे, किसे कहते हैं? नाभिक के चारों ओर वो वृत्ताकार क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्या कहलाता है भाई? तो क्या बताओगे आप इस कक्षक की डेफिनेशन कैसे दोगे? सुनना, क्या नाभिक के चारों ओर वो वृत्ताकार क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता यानी कि संभावना अधिकतम होती है, क्या कहलाते हैं? कक्षक कहलाते हैं। और कक्षक किसका निर्माण करते हैं? जवाब होगा उपकोष का निर्माण करते हैं। जैसे एस कक्षक, एस कोष जो है ये कोष, और ये क्या है? कक्षक। ध्यान दीजिए, ये एस कोष है, ये एक कक्षक से जो कोष शाबाश, तीन कक्षक से मिलकर बनता है। तीन कोष शाबाश, पांच कक्षक से मिलकर, एक दो तीन चार पांच, और एक कोष सात कक्षक से मिलकर एक दो तीन चार पाँच छह, और ये सात कक्षक से मिलकर बनता है। इसका मतलब हमें कौन कौन से कक्षक पढ़ना है? एस कक्षक, टी कक्षक, ई कक्षक और एफ कक्षक, इनके बारे में हमें पढ़ना है। क्लियर हो गई बात? तो हम पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं एस कक्षक। एस कक्षा, देखिए जहां बात है एस कक्षक की, तो हमने क्या बताया था? नंबर एक, ये किससे आकृति में होते हैं? ये गोलाकार आकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता नाभिक से सभी दूरी पर समान रूप से पाई जाती है, इसलिए एस कक्षक कैसे आकृति के होते हैं? गोलाकार आकृति के होते हैं। नंबर थर्ड क्या बताया था? क्या बताया? तीसरा पॉइंट बोले, एस कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता यानी कि संभावना नाभिक से निकट अधिकतम होती है और बढ़ती दूरी के साथ साथ कम होती जाती है। यानी कि जैसे नाभिक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता नाभिक के नजदीक क्या होगी? अधिकतम होगी। देखो यहाँ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा दिखा दो, और बढ़ती दूरी के साथ साथ कम होती जाती है। दिखाई दे रहे हैं? आगे बात समझ में? तो नाभिक के निकट तो क्या होती है भाई? अधिकतम, और नाभिक से बढ़ती दूरी के साथ साथ ये संभावना कम होती जाती है। नंबर 4 बताया था। चौथा बताया था मैंने, ये नाभिक, ये वनस, ये नाभिक के निकट अधिकतम और बढ़ती दूरी के साथ कम। ये दूसरा शुरू होगा। अब इसमें नाभिक के नजदीक है ना दूसरा कोष, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? और बढ़ती दूरी के साथ साथ ये देखो कम हो गई। क्लियर हो गई बात? तो ये तो कौन सा था भाई? एमएस। ये कौन सा है भाई? क्लियर हो गई बात? आप क्या बताओगे? 1s और 2s कक्षकों के मध्य वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, क्या कहलाता है बेटा? और ये
तल कहलाता है, ये पॉइंट क्लियर हो। तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे? तो आप बताएंगे कि इस कक्षकों के मध्य वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, क्या कहलाते हैं भाई? तल कहलाता है। किसी बच्चे को नोडिये तल में क्या है? एनएस कक्षकों में एनएस एन का मतलब कोई सभी 1 2 3 4 5 6 मुख्य क्वांटम में क्या पढ़ चुके हैं? एनएस कक्षकों में नोडिये तलों की कुल संख्या बराबर क्या बताई थी बेटा ने? शाबाश, n-1। जहां n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या या कोश की संख्या। क्लियर हो गई बात? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 5s कक्षकों में नोडीय तलों की कुल संख्या बताइए, तो क्या करते हैं? 5 - 1 बराबर कितने नोडीय तल होंगे? मैंने आपसे कहा 7s कक्षकों में नोडीय तलों की कुल संख्या बताइए, 7 - 1 बराबर कितना होंगे? मैंने आपसे कहा 3s कक्षकों में नोडीय तलों की संख्या बताइए, 3 - 1 बराबर 2 नोडीय तल होंगे। क्लियर हो गई बात? इसके बाद अपन ने 5 पॉइंट में बताया था इस कक्षकों में मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर इस कक्षकों का आकार भी बढ़ता जाता है। जैसे देखिए ये माने कक्षक, ये 2s का आकार बड़ा हो गया और ये 3s का आकार और भी, ये देखिए अक्ष बना x y, उनके अक्षों पर होते हैं ये x y z x y और ये समझ में आ गई बात? यहाँ देखो n बराबर कितना है इसमें? 1। इसमें n बराबर कितना है? 2। इसमें n बराबर कितना है? 1। तो n का मान बढ़ता जा रहा है, तो इस कक्षकों का आकार भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि 1s से बड़ा कौन सा? 2s से बड़ा कौन सा? बात आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ये किसको बारे में पढ़ा अपन ने बेटा? किसके बारे में पढ़ा? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पी कक्षा। देख यहाँ तक तो मैंने लिख लिया ना, आप देखिए। अब बात कर रहे हैं हम पी कक्षा। देखिए इसके बारे में चर्चा करें। एक एक पॉइंट समझते चले और उसको क्या करते चले, लिखते चल। तो सुनो, पी कक्षक की आकृति डंबलाकार होती है। कैसी होती है? डंबल देखा है? जिम नहीं जाते? एक्सरसाइज करो। अरे पक्का ना जाया करो, सेहत बनी रहेगी। ठीक है? वो डंबल होता है ना, ये बीच में क्या होता है? देख, तो पी कक्षकों की आकृति कैसी होती है? इसका जवाब होगा डंबलाकार। आ गई बात समझ? दूसरी बात है, अभी लिखना नहीं है कुछ भाई। ये इसका अक्षर क्या है? एक वाली ये बना ली और दूसरी वाली। इसमें कितनी पालियां होती हैं? 2 पालियां। एक पाली है और दूसरी पाली। ठीक?
इन दोनों पानियों में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता यानी कि संभावना बराबर होती है। और ये दोनों पानियां जब जुड़ती हैं वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य होती है, उसे हम कहते हैं नोडीय कक्षक। क्लियर हो? ये जो पी कक्षक होते हैं ये होते हैं एक्स वाई जेड अक्षों पर उपस्थित होते हैं। कौन कौन से अक्षों पर? एक्स वाई जेड अक्षों पर होते हैं। और कितने होते हैं पी कोश में? कितने कक्षक होते हैं? तीन। एक तो होता है, देखिए ये एक्स अक्ष पे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। वो ये एक्स कक्षा पर उपस्थित है, तो ये कहलाता भाई पी एक्स कक्षा। जो वाई अक्ष पर होगा एक्स वाई, जो वाई अक्ष पर होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? आ रही है समझ में बात? ये क्या है भाई? पी वाई कक्षक जो अपन ऐसे बनाते ना, ये बनाया ना अपन ने, ये पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो पी एक्स कक्षक ये होता है, पी वाई ये होता है, और जो जेड अक्ष पर होगा क्या कहलाएगा बेटा? एक्स वाई और जेड की अक्ष पर जो होगा पी जेड। सबके समझ में आ गई बात? चलिए लिखिए नंबर 1 पी कक्षक। पी कक्षक में लिखिए नंबर 1 भाई, पी कक्षक की आकृति कमलाकार होती है। पी कक्षक की आकृति कैसी होती है भाई? कमलाकार होती है। इसको बना लीजिए। सेकंड पॉइंट, पी कक्षकों में दो पालियां होती हैं। पी कक्षकों में दो पालियां होती हैं। पी कक्षकों में दो पालियां होती हैं जो नोडीय तल द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो नोडीय तल द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसको बना लीजिए। देखो ये नाभि के बीच में ध्यान रखना, बनाइए इसमें। ये नोडीय तल, ये पाली, दो पालियां होंगी। कृपया मास्क लगा लें। धन्यवाद। नहीं लगाने पर सारे बॉयज को टॉफी खिलानी पड़ेगी, और अगर गर्ल्स ने नहीं लगाया तो सारी गर्ल्स को। देख लो, मुझे बता दो, देख लिया। देखो बॉयज कितने अच्छे बेचारे सब आठ के अपना मास्क लगा कर आराम से बैठे। गर्ल्स तो अच्छी है ही सही। और देखो उसने आधा मास्क लगा रखा है उसने। ये आप लगा रखा मास्क, इसमें भी 3/4 लगा। ठीक है बेटा, आगे लिखें। सुनना, कितने पॉइंट हो गए?
ये चित्र बना लिया, ये नाभिक बना दिया, ये दो पालियां बना दी, चित्र ऐसे कैसे बनाया। चलो अब देखो तीसरा पॉइंट, तो जो करो सुनो, पी कक्षा 3 होते हैं जो x, y और z अक्षों पर अभिविन्यासित होते हैं, जिन्हें क्रमशः px, py कक्षा और pz कक्षा। आगे बात देखो, पी कक्षा 3 होते हैं, पी कक्षा 3 होते हैं, पी कक्षा 3 होते हैं जो x, y, z अक्षों पर, x, y, z अक्षों पर अभिविन्यासित होते हैं। x, y, z अक्षों पर अभिविन्यासित होते हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं बोलना, px, py और pz कक्षा कहते हैं, जिन्हें क्रमशः px, py व pz कक्षा कहते हैं। चित्र बना लीजिए इसका, ध्यान से बनाइएगा। x अक्ष पर px, y पे py और z पे pz। तो एक बात आपको याद रखना है कि पी कक्षक हमेशा कहाँ होते हैं, अक्षों पर अभिविन्यासित होते हैं। कहाँ होते हैं, अक्षों। बनाइए भाई, अपन चलते हैं डी कक्षक। ये तो दोनों बराबर कर देते ना, ये तो ट्विंस कर देते ना। माना कि ये बड़ा है, ये लिख दिया भाई, नाम बना दिया। उल्टा करते देख रहे हैं आजकल, बेटा ऐसे मिलता है, मुझे सबसे कुछ जाने बेटा मैं तुझे ना मालूम क्या हो सकता है, मैं कितने बजे तक इससे पहले ध्यान था बेटा, लास्ट मोमेंट में भूल गया बेटा। अरे बना लिया भाई, पी कक्षक सबके समझ में आ गई बात। क्या बताओगे, पी कक्षक चौकोर आकृति का होता है। कैसा होता है, धवलाकार आकृति का होता है। कैसा होता है, उसमें 3 पालियां होती है। कितनी होती है, 2 पालियां, जो नोडीय तल के द्वारा आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पी कक्षा 3 होती है, तीनों पी कक्षा x, y और z अक्षों पर अभिविन्यासित होते हैं, जिन्हें क्रमशः px, py और pz कक्षा। अब ऐड कर लें डी कक्षा। डी कक्षा देखिए, डी कक्षा स्मॉल आएगा, ध्यान रखना। डी कक्षा
द्विडम्बलाकार द्विडम्बलाकार आकृति के कैसे आकृति के होते हैं भाई? द्विडम्बलाकार आकृति के कैसे आकृति के होते हैं भाई? लिख दीजिए, बना दीजिए। द्विडम्बलाकार, दो डम्बल होते हैं इसमें। लिखा, बना दिया। बना दिया। अब मुझे बताइए बी का अक्षर कितने होते हैं? 5। देखो तीसरे पॉइंट में, दूसरा पॉइंट में बी का अक्षर 5 होते हैं, जो कि एक्स वाई जेड अक्षों पर अभिविन्यासित होते हैं। एक अक्षर 5 होते हैं, जो कि एक्स वाई जेड अक्षों पर अभिविन्यासित होते हैं। इधर देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5। पहले का नाम क्या था? क्या बताया था मैंने? डी एक्स। दूसरा क्या बताया था? तीसरा क्या बताया था? अब 5 चौथा कौन सा बताया था? और 5वां कौन सा बताया था? ये बात, पहली बात तो समझ में आ गई। अब यहां तक सबके समझ में आ जाती है। अब आगे का जो पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना। पहले इन पांचों ही कक्षकों में से dz स्क्वायर कक्षक dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कक्षक अक्षों पर उपस्थित होते हैं, जबकि dxy dyz dxz अक्षर अक्षों के मध्य स्थित होते हैं। ये बात मेन बात है। जैसे अभी आपको नहीं लिखना है, यहां तक लिख रहा है, इधर देखिए, पहले dxy बनाना है, ये x लिख दो, यहां y लिख दो। ये अक्षों के मध्य, ये देखिए, ये कौन सा हुआ? बनाने का इजीएस्ट तरीका बता रहे हैं। इसके बाद बस आप सिर्फ चेंज कर दो, ये y xy था, यहाँ क्या करते, और वही अक्षों के कौन सा ये अक्षों के मध्य, जो अक्षों पर तो नहीं है ना। और तीसरा x z, ये भी dxy dyz और dxz अक्षों के कहां स्थित है? ये बात क्लियर हो गई। अब बचे दो, क्या नहीं लगा, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कहां होते हैं? अक्षों पर। तो देखो ये z,
टिकट से करना। और या आ गई बात समझ में? चलिए देखिए पहले ये बनाइए। एस का अक्षर हो गया अभी, ई का अक्षर हो गया, ई का अक्षर हो गया। देखिए बेटा
पहले लिखिए भाई एफ कक्षक, एफ कक्षक, एफ कक्षक, एफ कक्षक जटिल आकृति को होते हैं। कैसे होते हैं भाई? ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5। ये तो एक कक्षक जटिल आकृति के होते हैं। और कितने होते हैं भाई? 1 2 नहीं लिखना, इसको चित्रित नहीं किया जा सकता। ये तो बनाओ। अब यार ये तो आपको समझ में आ रही है, कक्ष, कोश और ऊर्जा स्तर एक ही बात है। और कक्षक ये है, तो पूछेगा कक्ष और कक्षक में अंतर बताइए। तो लिखिए कक्ष और कक्षक में अंतर। रेडी जानो? कक्ष व कक्षक में अंतर। कक्ष व कक्षक में एक तरफ कक्ष लिखो, तीनों लिखा कक्ष कोश ऊर्जा स्तर एक ही बात है। इसकी अवधारणा प्राग यांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। यांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है।
गलत तरंग दे रही है। आयतन का व्हाट इज लैम्डा, देखो तरंग दे रही है लैम्डा, देखो दो क्रमागत तरंगों अथवा दो क्रमागत तरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को, दो क्रमागत तरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहते हैं। देखो इधर ये जो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो श्रम कहलाते हैं, और जो नीचे की ओर आ रहे हैं क्या कहलाते हैं, गर्त कहलाते हैं। समझ में आ गई पहले बात? तो दो श्रृंग के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है भाई, तरंग दैर्घ्य लैम्डा कहलाती है। सेकंड देखो, ये चित्र बनाओ पहले जल्दी से, चित्र बनाओ। देखो आयाम किसे कहेंगे, किसी शंख की ऊंचाई या गर्त की गहराई को हम कहते हैं, देखो आयाम ए, किसी तरंग के शंख की ऊंचाई, किसी तरंग के शंख की ऊंचाई या गर्त की गहराई को आयाम कहते हैं। और इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, और इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसका मात्रक मीटर होता है।
देखिए आवृत्ति किसी तरह की 1 सेकंड में कंपनों की संख्या को आवृत्ति कितने सेकंड से प्रदर्शित करते हैं और इसका इकाई हर्ट्ज या सेकंड इनवर्स होती है, सेकंड को प्रमाण रखते हैं। और तरंग संख्या न्यू बार ये भी पढ़ा था मैंने। तरंग संचरण की दिशा में इकाई लंबाई में आने वाले तरंग दैर्ध्यों की कुल संख्या क्या कहलाती है भाई? तरंग संख्या कहलाती है। इसे न्यू बार से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मीटर इनवर्स होता है। लिख दीजिए लास्ट वेग आगे देखते बोले तरंग द्वारा 1 सेकंड में चली जाएगी। वेग की दूरी वेग कहलाती है। इसे c से प्रदर्शित करते हैं और इसे मीटर पर सेकंड में नापते हैं। इतना ही रहने दें।